आप सभी लोगों का रैंकर से एजुकेटर में वेलकम। और आज आपकी क्लास रन होने जा रही है और एमसीक्यूज और एमसीक्यूज किसके हैं, ये पिछले साल का जो एग्जाम हुआ था उसी के आधार पर एक्चुअली ये क्वेश्चन बनाया गया है। और वो मान के चलो आपको इसको करना है और आप इससे एक बेहतर रिस्पॉन्स पा सकते हैं। तो उसी को आधार बनाकर के यहाँ पर एक पेपर सेट किया गया है और कैसे आपके सीयूटी एग्जाम में पेपर्स होंगे उसके आधार पर ये एमसीक्यू एक्सप्रेस तैयार हुआ है, जिसमें आपको क्वेश्चन करने की कोशिश करनी होगी। लेकिन अभी देखो, लगभग आपको क्या करना है, पहले जैसे ही आप पेपर खोलोगे तो आपको अनसीन पैसेज मिलेगा। एक ऐसा पैसेज मिलेगा, अपठित गद्यांश जिसे हिंदी में कहते हैं, जिसको आपने नहीं कभी देखा है, कभी नहीं सुना है, और वहां से आपको उत्तर देना है। तो मैं कुछ चीजें बता रहा हूं कि जब भी तुम अपठित गद्यांश करना, अनसीन पैसेज करना आप लोग, तो क्या करना है कि पूरे पैसेज को एक बार पढ़ लेना, आराम से पैसेज को पढ़ना। आप 2 मिनट के अंदर, 2 से 2.5 मिनट में आप ये अनसीन पैसेज पढ़ लोगे। और अनसीन पैसेज पढ़ने के बाद और पूरा अनसीन पैसेज पढ़ने के बाद आपको उत्तर देना होगा। ठीक है, देखो हम अनसीन पैसेज स्टार्ट करते हैं। कहता क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और हमारा ये गद्यांश का है क्या है, इसको देखते हैं। क्या कहता है गद्यांश, क्या है कि लोक साहित्य, यानी लोक साहित्य के विषय में, पहले ही बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है लोक साहित्य, तो इस पैसेज में शायद लोक साहित्य के विषय में ही चर्चा हुई होगी कि लोक साहित्य वह साहित्य है जो जनमानस की चित्तवृत्तियों से संबंधित है। लोकमानस, मानव, साधारण मानव की चित्तवृत्तियों से संबंधित लोक साहित्य है, यह मानव मन की उपज है। लोक साहित्य शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसी स्पीड में तुमको पढ़ना होगा, लोक और साहित्य। पहले एक बार पढ़ो। लोक का अर्थ है जन सामान्य वर्ग और साहित्य का अर्थ है उस जन सामान्य वर्ग की संपूर्ण भावनाओं की अभिव्यक्ति। लोक साहित्य किसी भी समाज, वर्ग या समूह के सामूहिक जीवन का दर्पण होता है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का चिंतन, विवेचन या विश्लेषण नहीं होता, बल्कि सामूहिक चेतना, अनुभव और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति रहती है। किसी भी समाज के इतिहास और संस्कृति को समझने के लिए लोक साहित्य का अध्ययन आवश्यक होता है। मानवता का वास्तविक इतिहास लोक साहित्य के आधार पर ही निर्मित होता है। लोक साहित्य लोक का साहित्य है, लोक चेतना का साहित्य है, लोक मानस और लोक संस्कृति का साहित्य है। लोगों के जीवन अनुभवों का सत्य है लोक साहित्य। यह सहज, सरल, अनौपचारिक और आडंबर रहित है। इसमें आम जनता के रीति रिवाज, विधि विधान, क्रियाकलाप, विश्वास, प्रथाएं, परंपराएं आदि सब कुछ समाहित रहता है। लोक साहित्य लोक जीवन को प्रतिध्वनित करने वाला साहित्य है। यह साहित्य मौखिक है तथा कृत्रिमता और आडंबर से कोसों दूर है। इसमें आम जन के हास, परिहास तथा दैनिक क्रियाकलापों के स्वाभाविक का वर्णन मिलता है। और अब आपको उत्तर देना है। ये पूरा मैंने पढ़ा, एक एक वर्ड पढ़ा, ऐसे ही इसी स्पीड से, यानी 2 से 2.5 मिनट के अंदर आपको पूरा का पूरा पैसेज पढ़ना होगा, क्योंकि समय का अभाव होगा और दिमाग में एक सेटिंग बनानी होगी। तब यहाँ क्वेश्चन क्या है कि लोक साहित्य किसका प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर कहीं प्रतिनिधित्व शब्द दिखा था, मुझे तो दिखा था, और फिर से मैं देखता हूं कि लोक साहित्य साहित्य जनमानस की वृत्तियों से, अब स्पीड से पढ़ूंगा। मिलकर बनाओ साहित्य लोक सभा का अर्थ सामान्य वर्ग और साहित्य जनमानस संपूर्ण भावनाओं के। लोक साहित्य किसी भी समाज व समय जीवन का दर्पण, इसमें किसी व्यक्ति विशेष चिंतन, विवेचन, सामूहिक अनुभवों का अनुभूति, किसी भी समाज के इतिहास और संस्कृति समझने के लिए साहित्य का अध्ययन आवश्यकता है। मानवता का वास्तविक इतिहास लोक साहित्य का दर्पण ही। लोक साहित्य लोक का साहित्य है, लोक चेतना, लोक मानस और का साहित्य लोगों के जीवन अनुभवों का सत्य है। यह सहज आडंबर साहित्य, इसमें आम जनता के रीति रिवाज के, विधि क्रियाकलाप सब कुछ समाहित रहता है। यह लोक साहित्य के जीवन का, यह देखो ये उत्तर आया ना हमारा। ये क्वेश्चन क्या है कि लोक साहित्य किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो यहाँ उत्तर था कि लोक साहित्य लोक जीवन को प्रतिध्वनित करने वाला साहित्य है।
ओके, साहित्य है तथा मौखिक और आडंबर से कोसों दूर है। इसमें हास्य परिहास तथा दैनिक क्रियाकलापों का स्वाभाविक वर्णन होता है। अब ऑप्शन में जानते हैं कि लोक साहित्य किसका प्रतिनिधित्व करता है, लोक जीवन का, पूंजीवाद का, औपचारिक वातावरण का या बाह्य आडंबरों का। तो उत्तर क्या होगा? आप लोगों ने उत्तर दे भी दिया और आप लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है, पहला का ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वही प्रश्न है, वही पैराग्राफ है, ऐसे ही देगा, पैराग्राफ नहीं बदल रहा है, आपके क्वेश्चंस बदल रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर तो वही है, पैराग्राफ वही है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसको ध्यान से देखते हैं। पैराग्राफ नहीं बदला है, एक बार तुमने पढ़ लिया, दिमाग में सेटिंग तैयार है और इसके बाद आप प्रश्न का उत्तर देना है कि लोक साहित्य किसका दर्पण होता है, लोक साहित्य किसका दर्पण होता है, यह आपको बताना है कि लोक साहित्य किसका दर्पण होता है, समाज, वर्ग या समूह के व्यक्तिगत जीवन का। तो व्यक्तिगत जीवन का तो होता ही नहीं है जो हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा, इसमें किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं होती है, तो यह गलत है। ऑप्शन नंबर 2 समाज, वर्ग या समूह के सामूहिक जीवन का, यह हो सकता है। व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत जीवन का, यह गलत है और वर्ग विशेष का गलत है, अर्थात प्रश्न दूसरा का हमारा राइट उत्तर बी होगा, बी, समाज, वर्ग या समूह के सामूहिक जीवन का। और मिलाते रहना, यह CUET का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3, और प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न 3 क्या कहता है कि लोक साहित्य नहीं है। आपको यह बताना है कि लोक साहित्य क्या नहीं है, मानवता के इतिहास का वास्तविक आधार, लिखित आधार क्या नहीं है, लोक साहित्य नहीं है, सामूहिक जीवन का दर्पण या आडंबर रहित साहित्य, ये क्या नहीं है। आडंबर रहित का मतलब जिसमें आडंबर नहीं है वह लोक साहित्य है, यहाँ पर आडंबर रहित साहित्य है, ये आडंबर रहित साहित्य है। और क्वेश्चन है कि लोक साहित्य क्या नहीं है, यह क्या लिखित साहित्य है, यहाँ का लोक का अर्थ है लोक साहित्य किसी भी समाज व दर्पण, इसमें किसी विशेष का चिंतन, विशेष का किसी भी समाज के इतिहास, लोक साहित्य का अध्ययन आवश्यक, मानवता का वास्तविक आधार पर निर्मित होता है। लोक साहित्य लोक का साहित्य है और ये लोगों के अनुभवों का सत्य है और यह सहज, सरल, औपचारिक और आडंबर रहित साहित्य, इसमें आम जीवन के रीति रिवाज, क्रियाकलाप और परंपराएं सब कुछ समाहित रहता है। लोक साहित्य लोक जीवन के प्रतिनिधित्व करने वाला साहित्य, यह साहित्य मौखिक है। देखो यहाँ क्या है कि यह लोक साहित्य क्या है, मौखिक है, और यहाँ पर दिया है कि यह लिखित साहित्य है, अतः नहीं है का उत्तर बी होगा कि लोक साहित्य लिखित नहीं है बल्कि मौखिक है। और तीसरा का उत्तर आडंबर रहित तो हो ही नहीं सा, आडंबर का रहित माने जिसमें आडंबर हो ही ना। और यहाँ देख रही हो, तुम्हें पैराग्राफ के अनुसार उत्तर देना, अपना ब्रेन का यूज नहीं करना है। यह क्या है, यह साहित्य मौखिक है, यह साहित्य मौखिक है। और कहता है कि यहाँ दिया है यह साहित्य लिखित है, तो ये नहीं है। यही तो पूछा है कि लोक साहित्य क्या नहीं है, अतः लोक साहित्य लिखित नहीं है बल्कि मौखिक है। तो तुम एक बार पढ़ोगे, कंसंट्रेट करोगे, तब उत्तर दे पाओगे, वरना गलत होगा। और मिला लेना एक बार अपने उत्तर को पैराग्राफ में जाके बार बार। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 फिर लोग इसी पैराग्राफ से है। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि लोक साहित्य किससे कोसों दूर है, लोक साहित्य का किससे लेना देना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, लोक साहित्य किससे कोसों दूर है, मौलिकता और सरलता से, ऐसा नहीं है, मौलिकता और सरलता से कोसों दूर नहीं है। औपचारिकता और मौलिकता से, ऐसा नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें आम जनता के रीति, यह साहित्य लोक जीवन, यह है क्या है, चेतना का साहित्य, लोगों के जीवन अनुभवों का, ये क्या है, सरल, सहज, सरल और अनौपचारिक और आडंबर रहित साहित्य है। यह आडंबर रहित साहित्य है। और वहां पूछा था आडंबर नहीं, ये था लोक साहित्य किससे दूर है, तो औपचारिकता और मौलिकता से यह दूर है कि नहीं है, और रूढ़िवादिता और सरलता से, कृत्रिमता और आडंबर से। तो हमारा प्रश्न 4 का सही उत्तर डी होगा, कृत्रिमता और किससे, आडंबर से, यह कोसों दूर है। अगला प्रश्न
प्रश्न 5, फिर लोक साहित्य पर ही प्रश्न 5 है। और प्रश्न 5 क्या कहता है ये देखते हैं। प्रश्न 5 कहता है कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। क्या होगा ये आपको बताना है कि लोक साहित्य का स्वरूप होगा, या लोक जीवन के विविध आयाम होगा, या लोक साहित्य और परंपरागत साहित्यों में अंतर, या लोक साहित्य की जटिलताएं होंगी। तो यह इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हो इस प्रश्न का, इस विषय में, इस पूरे पैराग्राफ में शीर्षक वही होता है जिसके विषय में पूरे पैराग्राफ के अंदर बताया गया हो। तो क्या यहाँ सिर्फ विविध आयाम ही बताया गया? ऐसा नहीं है। क्या यहाँ परंपरागत साहित्य और लोक साहित्य में अंतर बताया गया? नहीं जी। और क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ, और यह भी गलत है, लोक साहित्य की जटिलताएं नहीं, बल्कि यह तो पूरा का पूरा पैराग्राफ के अंदर लोक साहित्य क्या होना चाहिए, उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, वह कैसा होना चाहिए, इसके विषय में चर्चा की गई। अतः हमारा 5वां का डी, ये ए इज द राइट आंसर, लोक साहित्य का स्वरूप। 5वां का ए लोक साहित्य का स्वरूप, 5वां का डी गलत उत्तर है। आप केवल इसमें जटिलता नहीं बताया गया, बल्कि लोक साहित्य क्या होता है, इसने बोला यह समाज का दर्पण होता है, सामूहिक जीवन का दर्पण होता है, ये सारी बातें बताई गई। यह मौखिक होता है, यह आडंबर रहित होता है, यह पूरा का पूरा इसमें लोक साहित्य का स्वरूप बताया गया, वह कैसा होना चाहिए। और ये इसका सही उत्तर है प्रश्न 6। और प्रश्न 6 में हम देखते हैं कि अब पैराग्राफ बदल गया है, और पुनः एक बार पैराग्राफ को पढ़ना होगा, फिर से एक बार पढ़ना होगा। और हमारा प्रश्न 6 में पैराग्राफ क्या कहता है कि साहित्योन्नति, साहित्य धन उन्नति। इसमें पहले हम लोगों ने लोक साहित्य के विषय में पढ़ा, अब इस गद्यांश में साहित्य की उन्नति के विषय में कहा गया कि साहित्योन्नति के साधनों में पुस्तकालयों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? पुस्तकालय और भारत, साहित्योन्नति के साधन, सभ्यता के इतिहास का गवाह और पुस्तकालय। साहित्योन्नति के साधनों में पुस्तकालयों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखते हैं किसके विषय में कहा गया है। इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा किनके द्वारा? पुस्तकालय के द्वारा पुष्टि और अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है। इसी के बल पर, यानी पुस्तकालय के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते रहे हैं। पहले देवालय, विद्यालय, नृपालय इन संग्रहों के प्रमुख स्थान होते थे। इनके अतिरिक्त विद्वज्जनों के अपने निजी पुस्तकालय भी होते थे। मुद्रण कला के आविष्कार से पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात नहीं थी। आजकल साधारण स्थिति के पुस्तकालय में जितनी संपत्ति लगती है, उतनी उन दिनों कभी कभी एक एक पुस्तक की तैयारी में लग जाया करती थी। भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपनी शानी नहीं रखते थे। प्राचीन, यानी उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता था। प्राचीन काल में मुगल सम्राटों के समय तक यही स्थिति रही। चीन, फारस प्रभृति सुदूर स्थिति देशों से झुंड के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। किसके लिए? पुस्तकालयों का अध्ययन करने के लिए। अतः हमारा सही उत्तर है साहित्योन्नति के साधन नहीं है, बल्कि सभ्यता के इतिहास का गवाह भी नहीं है, और ये भी नहीं है, बल्कि हमारा पहला उत्तर सही है। 6वां का ए, पुस्तकालय और भारत। पुस्तकालय और भारत, यह हमारा सही उत्तर है। और 6वां का डी नहीं है। सिर्फ पुस्तकालय नहीं, कहाँ के पुस्तकालय? भारत के पुस्तकालय, क्योंकि लास्ट में लिख दिया कि प्राचीन काल में मुगल सम्राटों के समय तक यही स्थिति रही। चीन, फारस प्रभृति सुदूर देश झुंड के झुंड विधानुसार लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। यानी वो पुस्तकालय भारत के पुस्तकालय थे। यानी भारत, पुस्तकालय और भारत का क्या रिश्ता रहा, क्या संदर्भ रहा, इस पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर बताया गया। सिर्फ अगर पुस्तकालय ही सिर्फ होता तो हमारे पास विदेशों के यात्री लंबे यात्रा करके नहीं अध्ययन इसका करने आते। अतः इसका सही उत्तर है पुस्तकालय और भारत। क्वेश्चन नंबर 7,
और उसी पैराग्राफ को रिलेट करता हुआ प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है कि पुस्तकालयों के द्वारा भारत को क्या गौरव प्राप्त था? देखो आ गया ना, पुस्तकालयों के द्वारा भारत को क्या गौरव प्राप्त था? ये संसार भर में अपनी सानी नहीं रखते थे, ये मुगल सम्राटों की प्रसिद्धि के कारण रूप थे। इनके कारण चीन, फारस आदि देशों से विद्यानुरागी भारत आया करते थे। इन्हीं के कारण भारत दुनिया में प्रसिद्ध था। पुस्तकालयों के द्वारा भारत को क्या गौरव प्राप्त था? देखो यहाँ पर मैंने पढ़ा था और मैं देखा था मुद्रण कला के, आजकल बात नहीं, आजकल साधारण और पुस्तकालयों संकट है। पहले देवालय विद्यालय ये हुआ करते थे, कोई इनका सानी नहीं रखते थे उन कभी भी। ये देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर दिया हुआ है क्या? भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपनी सानी नहीं रखते थे, यानी इनकी तुलना में कोई और पुस्तकालय था ही नहीं। पूरे विश्व के अंदर इनकी गौरव के आगे अन्य पुस्तकालयों का गौरव शून्य था। अतः हमारा 7वां का उत्तर, सही उत्तर क्या होगा? ये संसार भर में, ये भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपनी सानी नहीं रखते थे, इसलिए भारत को गौरव प्राप्त था। और हमारा 7वां का उत्तर ए होगा, क्योंकि इनकी तुलना ये संसार भर में अपनी सानी नहीं रखते थे, यानी इनके जैसा पूरे संसार भर में। 6वां का सी तो ऑप्शन था ही था, दिया ही था, लेकिन भारत को गौरव किससे प्राप्त था? भारत को गौरव किससे प्राप्त था? और वह गौरव प्राप्त था भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपनी सानी नहीं रखते थे, यानी पूरे सृष्टि के अंदर, वर्ल्ड के अंदर इनके जैसा कोई दूसरा पुस्तकालय था ही नहीं। अतः इसका 7th का ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, पुनः उसी पैराग्राफ को रिलेट करता हुआ क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है, इसको हम देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्या कि पुराने समय में पुस्तकालय में अधिक व्यय क्यों होता था? पुराने समय में पुस्तकालय में अधिक व्यय क्यों होता था? निजीकरण के कारण, या मुद्रण की व्यवस्था न होने के कारण, या सरकारी संरक्षण के कारण, या विदेशी यात्रियों के कारण? तो यहाँ मैंने मुद्रण की बात की थी, जिसके कारण वहां लेट होता था। कहता है जितनी संपत्ति, उन दिनों कभी एक एक पुस्तक की तैयारी में लग जाया करते थे भारत के प्राचीन का। ओके, वस्तु नहीं है जीवन की सब, लिपि के आविष्कार से लोग पुराने देवालय नहीं पाले। मुद्रण कला के, देखो यहाँ पर और उत्तर दिया हुआ है, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया है। मुद्रण कला के आविष्कार में पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात नहीं थी, यानी मुद्रण कला उस समय इतनी विकसित नहीं थी, जिसके कारण पुराने समय में पुस्तकालयों में अधिक व्यय हुआ करता था। दिया हुआ है यहाँ पैराग्राफ में, मुद्रण कला के आविष्कार से पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात नहीं थी। आजकल साधारण स्थिति के पुस्तकालय में जितनी संपत्ति लगती है उतनी एक एक पुस्तक में लग जाती थी। अतः 8वां का बी इज द राइट आंसर, क्योंकि मुद्रण कला की टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है? पुस्तकालय है, सभ्यता है, विद्यालय है, या नृपालय है? तो इसका उत्तर तो इजीली दे सकते हो कि साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है? पुस्तकालय है, सभ्यता है, विद्यालय है, या नृपालय है? दिए हुए गद्यांश के अनुसार आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। 9वां का क्या सही उत्तर है? तो बेटा वो नृपालय है नहीं, विद्यालय है नहीं, सभ्यता है नहीं, और इसका राइट उत्तर पुस्तकालय है। और आप बिल्कुल आप मार लोगे, 9th का ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पुस्तकालय का प्रारंभ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि पुस्तकालय का प्रारंभ कब से हुआ? पुस्तकालय का प्रारंभ कब से हुआ ये बताना है। मुद्रण कला के आविष्कार के साथ, विद्यालय की स्थापना के साथ ये तो होगा नहीं, नृपालय की स्थापना के साथ ये होगा नहीं, लिपि के आविष्कार के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ए और डी फंसा हुआ है। तो इसको पुनः पैराग्राफ में जाते हैं। लिपि कहाँ लिखा हुआ है जी?
इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा पुस्तकालय इतिहास जागता, इसी के बल पर वर्तमान में अपने पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई वस्तु लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते रहे हैं। यहाँ देखो उत्तर है, यहाँ उत्तर है, 10वां का यहाँ उत्तर है। लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते रहे हैं, यानी पुस्तकालयों का निर्माण, पुस्तकों का संग्रह लिपि के आविष्कार के साथ ही हो गया था। अतः 10वां का डी इज द राइट आंसर, 10वां का डी सही उत्तर है। लिपि के आविष्कार के साथ ही पुस्तकालयों का निर्माण हो चुका था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं और पुनः एक नया पैराग्राफ आपके सामने, अपठित गद्यांश एक नया, और ऐसे ही CUET में सेम आएगा। चलो 10वां के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो, पहले अनसिन पैसेज जैसे ही आए अपठित गद्यांश आए तो ध्यान से पढ़ो, जिसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। और क्या कहता है कि राजा दशरथ के 3 विवाह होने पर भी उनके यहाँ कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ। राजा दशरथ का 3 विवाह हुआ मगर कोई बेटा बेटी नहीं हुआ। राजा के वानप्रस्थ का समय समीप आता जा रहा था, यानी वो जंगल में तपस्या जाने का समय नजदीक आ जा रहा था और उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। इस कारण उन्होंने ऋषि मुनियों से संपर्क कर उपाय हेतु सलाह करना प्रारंभ कर दिया। महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कहा, राजन, आपकी कुल परंपरा में पूर्व में भी इस प्रकार का समय आ चुका है। महाराज दिलीप को जब संतान प्राप्ति नहीं हुई थी तब उन्होंने भी आयुर्वेद के आचार्यों को बुलाकर पुत्र यज्ञ कराया था, जिसके परिणाम स्वरूप आपके कुल पिता रघु का जन्म हुआ था। अब पुनः वही परिस्थिति उत्पन्न हुई है। आप पुत्र यज्ञ का आयोजन करें, आपको अवश्य सुखद फल प्राप्त होगा। ये बातें महर्षि वशिष्ठ किनको समझा रहे थे? राजा दशरथ को। वर्तमान में आपके ही दामाद महर्षि श्रृंगी आयुर्वेदाचार्य किनके दामाद थे? महर्षि श्रृंगी राजा दशरथ के, वह यज्ञों के ज्ञाता हैं। वर्तमान में आपके ही दामाद महर्षि श्रृंगी आयुर्वेदाचार्य वह यज्ञों के ज्ञाता हैं। हम उन्हें ही आमंत्रित कर यज्ञ का आयोजन करें, तब वही श्रेष्ठ होगा। यह पूरा का पूरा पैराग्राफ है। अब 11वां का उत्तर, राजा दशरथ के कुल पिता कौन थे? तो राजा दशरथ के कुल पिता रघु थे। राजा रघु यहाँ दिया हुआ है ना कहीं पर, मुनियों संपर्क उपाय हेतु वानप्रस्थ का समय, हाँ, कहा कि राजन आपकी कुल परंपरा पूर्व में भी नहीं थी, तब उन्होंने अभी आयुर्वेद के परिणाम स्वरूप कुल पिता रघु कौन थे? कुल पिता रघु यहाँ पर दिया हुआ है ना कि आपके ही कुल पिता रघु थे। यहाँ पर कुल पिता रघु की बात की गई, अतः हमारा 11वां का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अब आते 12 बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? अब ये फटाफट ऑप्शनल है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि धर्म से भ्रष्ट बेटा कुल पिता का मतलब कि राजा रघु जो थे वो ये राजा दशरथ के पुत्र राम थे और राजा दशरथ रघु वंश की स्थापना राजा रघु के नाम पर हुई थी। राजा रघु के नाम पर ही रघु वंश की स्थापना हुई, रघुकुल की स्थापना हुई, और जिसके उस कुल में पैदा हुए थे राम। तो कुल पिता का मतलब कि जिस कुल का नाम जिस व्यक्ति पर रखा जाए वह कुल पिता कहलाता है। धीरज, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और फटाफट उत्तर देने की कोशिश करते हैं। सभी लोग कंसंट्रेट हो जाइए कि धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट में कौन सा समास है? तो जब धर्म भ्रष्ट होगा तो अलगाव होगा, और यहां से कारक का चिन्ह है जो अपादान कारक का चिन्ह है, अतः इसका उत्तर क्या हो सकता है? और 12 का बी बिल्कुल सही उत्तर, और बिल्कुल सही उत्तर है 12 का बी तत्पुरुष समास, और यह तत्पुरुष समास है और अपादान तत्पुरुष पंचमी तत्पुरुष है।
सदैव में कौन सी संधि है? तो सदैव की संधि हो जाएगी सदा धन एव, सदा धन एव, और सूत्र अ, ये सूत्र अ या आ के बाद अ या आ प्लस ए या अय, आए तो बन जाता है अय, और ये संधि कहलाती है वृद्ध संधि, वृद्ध संधि। अतः सदैव में कौन सी संधि है? वृद्ध संधि है। और 13 का ए इज द राइट उत्तर, राइट आंसर। और फटाफट उत्तर दीजिए, 13 का सही उत्तर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? मैंने रचना के आधार पर वाक्यों का वर्णन किया था, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। मैंने सरल वाक्य का पहचान बताया था कि उसमें क्रिया एक होनी चाहिए, क्रिया एक होनी चाहिए, और संयुक्त वाक्य में दो क्रियाएं हो सकती हैं और दो होती हैं, और संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य और, तथा, एवं, च, व, लेकिन, किंतु, परंतु, ये, या, अथवा, इसलिए, के लिए से जुड़े होते हैं। तो अब देखते हैं कि इनमें कौन सा वाक्य जिनमें ये बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उसने अपनी बीमारी की बात अपनी शादी के बाद बताई। ये साधारण वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य नहीं है, इसलिए ये गलत है। बच्चे ने सड़ा हुआ अमरूद खाया, ये भी साधारण वाक्य, क्रिया एक है। मेरे साथ आगरा घूमने चलो, यहां भी क्रिया एक है। लेकिन लड़का बीमार था इसलिए वह अस्पताल गया, यहां इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय आया। अतः 14 का डी सही उत्तर है, 14 का डी इज द राइट आंसर। और सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता है बेटा उसे सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ, ज्ञ संस्कृत की धातु है ज्ञा, जानना, ज्ञा का मतलब जानना होता है, यानी जो सब जानता है वो सर्वज्ञ है, और जो सब कुछ अर्पित करे वो सर्वस्व है, और जहां जो सब जगह विद्यमान हो वो सर्वत्र है, और जो शान रखता हो, अभिमान रखता हो, वो शानी है। अतः जो सब कुछ जानता है का सही उत्तर सर्वज्ञ है। अनुराग शब्द का विलोम क्या है? तो उत्तर विराग होगा। अनुराग, अनुराग का मतलब प्रेम होता है, और विराग का मतलब दूरी होती है, वैराग्य। अतः हमारा 15 का सही उत्तर ए और 16 का भी सही उत्तर ए है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा शिव का सही अनेकार्थक शब्द है? यानी ऐसा कौन सा शब्द है जो शिव का सही उत्तर है? और आपके स्क्रीन पर है, आप लोग फटाफट उत्तर देना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 17, शिव का कौन सा अनेकार्थक शब्द है? महादेव है, मंगल है, देव है, या उपरोक्त सभी? तो वो सही उत्तर महादेव है। महादेव इज द राइट आंसर। और 17 का डी, क्या मंगल मूर्ति मारुति नंदन, आप लोगों ने सुना है कि नहीं? मंगल माने शुभ होता है, और देव सबको कहा गया है, इनको महादेव कहा गया है। और आपका उत्तर 17 का ये सही उत्तर है श्वेता। इसलिए याद रहे, ये देव नहीं, ये देवों के देव हैं, ये देवादिदेव हैं, ये महादेव हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है, और आप फटाफट उत्तर देते चला जाना, क्योंकि मैं इंतजार नहीं करूंगा, मुझे भी 50 मिनट का ही टाइम है, और हम भी समझ रहे हैं अपने आप को कि मैं CUET में बैठा हूं। प्रगति में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो वह उत्तर प्र होगा, क्योंकि प्रगति में प्र उपसर्ग है और गति मूल शब्द है, गति मूल शब्द है। अतः हमारा प्रगति का उपसर्ग प्र है। 18 का ए इज द राइट आंसर, और प्र उपसर्ग और गति मूल शब्द है। और आप लोग उत्तर इसका सही, प्रगति में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो प्र उपसर्ग का उपयोग हुआ है। निम्नलिखित में से भवन शब्द में कौन सी संधि है? तो भवन ये अयादि संधि का उदाहरण है। भवन अव बन रहा है, अतः इसकी संधि होगी भो धन अन। वैसे ही जैसे पवन की संधि पो धन अन, पवन की संधि पो धन अन, तो भवन की संधि भो धन अन होगी। और 19 का बी नहीं होगा, बल्कि ये अयादि संधि 19 का डी होगा। और ये सूत्र कहता है कि यदि ओ प्लस अ आए तो वह अव बनता है, और यह संधि कहलाती है बेटा अयादि संधि,
ये जाकर संधि का वीडियो देख लेना, रैंकर से एजुकेयर के प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। ये अयाद संधि का उदाहरण है, भवन अयाद संधि। विषमा का डी वृद्धि नहीं है, वृद्धि में अय बनेगा और अयाद संधि में अव बनेगा और या आव बनेगा। पवन, पावक, नायक, गायन, गायिका, भावुक, ये सभी उदाहरण अयादि संधि के हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो 19 का डी सही उत्तर है। जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी, यहां भरना है, की जाती है, उनकी शिकायत की जाती है, तारीफ की जाती है, निंदा की जाती है या प्रशंसा की जाती है। और 20 का सही उत्तर सी है, उनकी निंदा की जाती है। जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी निंदा की जाती है। शिकायत तो उस समय होगी जब आप गलती करेंगे, गलती का शिकायत होता है। और जो एक सिद्धांत है, सिद्धांत की निंदा होती है। यदि आप सत्य नहीं बोलते तो उसकी निंदा होगी, उसकी शिकायत नहीं होगी। लेकिन यदि रैंकर से एजुकेयर के प्लेटफॉर्म पर मैं अगर हिंदी का क्लास नहीं लेता हूं तो इसकी शिकायत होगी, लेकिन यदि मैं गलत पढ़ाऊं तो उसकी निंदा होगी। सिद्धांत की निंदा होती है और प्रश्न की शिकायत होती है, कारण का शिकायत होता है। अतः 20 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। और 21, 22 और 23 क्या कहते हैं? 21 कहता है कि दिए गए वाक्य में उचित संज्ञा का उपयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कभी कभी लोग क्रोध में अपना खो बैठते हैं। क्या खो बैठते हैं? कभी कभी लोग क्रोध में अपना क्या खो बैठते हैं? ये बताना है कि कभी कभी लोग क्रोध में अपना पागलपन खो बैठते हैं, दिमाग खो बैठते हैं, अपनापन खो बैठते हैं या आपा खो बैठते हैं। और सही उत्तर आपा होगा। और यह एक मुहावरा है। आपा खो देना यानी क्रोध में कुछ भी ना समझ में आना, इसका यह मतलब होता है। और कभी कभी लोग क्रोध में अपना आपा खो बैठते हैं। वहां आपा यहां छुपा हुआ था। और बी 21 का बी नहीं होगा। कभी कभी लोग क्रोध में दिमाग नहीं खो बैठते, आपा खो बैठते हैं। और 21 का बी इज द राइट आंसर। शोभित गलत उत्तर था। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। आग पर लौटना, आग पर लौटना, क्रोध को और भड़काना। आग लगी है, क्रोध है और उस पर और तुम लौट रहे हो तो आग भड़केगी कि शांत होगी? तो अब तुम समझना, इसका ये एकदम डायरेक्ट उत्तर नहीं होगा। दूसरों में झगड़ा करा के अलग हो जाना ये गलत है। खतरा मोल न लेना ये भी गलत है। ईर्ष्या से जलना या क्रोध को और भड़काना। आग पर लौटना का क्या अर्थ हो सकता है? आग लगी है और उस पर लौट रहे हो। अतः इसका 22 का सही उत्तर ए है, क्रोध को और भड़काना। आग में लौटोगे तो ऑक्सीजन मिलेगा जी, आग और भड़केगी यानी क्रोध को और भड़काना। यहां से डायरेक्ट चूज करना था। और 22 का सी गलत उत्तर है, बल्कि ये खतरा मोल न लेना है। क्या उत्तर दे रहे हो यार? धीरज क्या कर रहे हो? पूरे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो। ऐसे भी आग पर जो लेटता वो खतरा मोल लेता यार, तुम कर क्या रहे हो? क्वेश्चन नंबर हम और ये भी दूसरों, ये क्या कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 22, 23 तन पर नहीं लगता अब पान खाए अलबत्ता। बेटा का नाम पावर हाउस, अब बाप मर गए अनियारे में, हैं? घरे भूंजी भात नहीं और नाम सियावर रामचंद्र, हैं? इसका क्या अर्थ है? कि बहुत गरीब होना, झूठा दिखावा करना, एक साथ 2 लाभ होना, बुरी आदत का शिकार। ए और ये सी और डी गलत है। और 23 का सही उत्तर है तन पर नहीं लगता अब पान मगही खाएं अलबत्ता, हैं? झूठा दिखावा करना इसका सही उत्तर है। और 23 का बी इज द राइट आंसर, झूठा दिखावा करना। क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26 क्या कहता है कि अश्व का पर्याय इनमें से क्या नहीं है? अश्व का पर्याय तुरंग मने घोड़ा होता है।
अश्व माने घोड़ा होता है माने घोड़ा होता है, वाजी माने घोड़ा होता है, और वारी का मतलब पानी होता है बेटा, पानी पानी। इसीलिए वारिस कमल को कहा गया। अतः 24 का सी इज द राइट आंसर, और 24 का सही उत्तर सी है। तुरंग का इनमें से पर्यायवाची वारी नहीं है, और वारी का मतलब पानी होता है, जल होता है, नीर होता है, तोय होता है, अंबु होता है। अतः 24 का सी द राइट आंसर, 24 का सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25, उदय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? उदय का विलोम बताना है, उल्टा बताना है। क्या वो अस्त है, आस्त है, आसत है या असता है? और 25 का बिल्कुल सही उत्तर ए अस्त है। क्वेश्चन नंबर 26, ये बताना है कि विस्मयादि बोधक वाक्य कौन सा है? दार्शनिक कहते हैं कि जगत मिथ्या है। वाह, यह विस्मयादि बोधक का चिन्ह रे बबुआ। वाह, कैसे काले काले बादल घिराए हैं। मुझे पुस्तकालय से कुछ किताबें ला कर दो। यह अज्ञान सूचक का वाक्य है सी। बैठक समाप्त होते ही सब घर चले गए, साधारण वाक्य है। अतः ये विधानवाचक वाक्य है डी में, और ए में भी विधानवाचक है। अतः हमारा 26 का बी इज द राइट आंसर, और 26 का बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29 सही उत्तर ढूंढो। प्रकोष्ठ शब्द का अर्थ क्या है? प्रकोष्ठ खोडर को कहते हैं, घर का अंदर का पार्ट कहलाता है प्रकोष्ठ। और 26 का 27 का उत्तर खोजो। देखो जी, 27 प्रकोष्ठ शब्द का अर्थ है इमारत के भीतर का दीवार या इमारत। अरे 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 अरे, क्वेश्चन नंबर 26, ओके। हाँ, प्रकोष्ठ का शाब्दिक अर्थ क्या है यह बताना है कि इमारत के भीतर का दीवार, इमारत के भीतर का आंगन, इमारत के बाहर का दीवार या इमारत के बाहर का आंगन। तो पहले प्रकोष्ठ का मतलब ये जान जाओ कि आंगन होगा कि दीवार होगा। तो मैं बोल रहा हूं प्रकोष्ठ का अर्थ आंगन होता है। अब तुम बताओ अंदर का आंगन या बाहर का आंगन? तो 27 का बी इज द राइट आंसर। इमारत के भीतर का आंगन प्रकोष्ठ कहलाता है, प्रकोष्ठ भीतर का आंगन कहलाता है। तप्त यानी कि जो गर्म हो बिल्कुल। तप्त शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? गर्म, शीतल, तृप्ति, द्रव्य। ए, ये बी सी डी गलत। 28 का ए इज द राइट आंसर, और वो होता है गर्म। और 27 का ए नहीं है, 27 का बी सही उत्तर है। दीवार नहीं आंगन होता है। और 27 का बी, 28 का ए। 29, अपने मौलिक बात आपने मौलिक बात कही है। वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? तो मौलिक शब्द मूल से बना हुआ विशेषण है, बात यहां संज्ञा है। अतः 29 का ए सही उत्तर है। और 28 का ए, 28 का ए और 29 का ए सही उत्तर है। और अपना जब जैसे ही स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे जाए, आप धड़ाधड़ उत्तर देना कोशिश करो, धड़ाधड़ उत्तर दो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 32 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 32, निम्न विकल्पों में से निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन का विकल्प चुनिए। मानसी, क्वेश्चन यहां पर है, क्वेश्चन यहां पर है जी, मानसी, क्वेश्चन यहां पर है। ये मानसी दिल्ली जा रही है, इसका कर्म वाच्य बनाओ। मानसी दिल्ली जा रही है, इसका कर्म वाच्य क्या होगा? मानसी दिल्ली जा रही है, इसका कर्म वाच्य। तो कर्म वाच्य वो होगा जब क्रिया कर्म के अनुसार होगा, और क्रिया यहाँ कर्म क्या है? दिल्ली। तो क्रिया दिल्ली के अनुसार, मानसी स्त्रीलिंग है और दिल्ली पुल्लिंग है, तो इनका उत्तर वही होगा जब क्रिया पुल्लिंग होगा। तो ये तो गलत हो गया, गई स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी में पुल्लिंग क्रिया है, मानसी द्वारा दिल्ली जाया जा रहा है, और दिल्ली पुल्लिंग शब्द है। क्रिया जब कर्म के अनुसार हो तो कर्मवाच्य, क्रिया कर्ता के अनुसार हो कर्तृवाच्य, और क्रिया के द्वारा असमर्थता दिखाई जाए तो भाववाच्य है। और इस वाक्य का कर्म दिल्ली था, अतः यह दिल्ली पुल्लिंग शब्द है। और यहाँ ये क्रिया
जाया जा रहा है, और वैसे भी कर्मवाच्य में से या के द्वारा मिलता है, अतः 30 का 20 सही उत्तर है। अदोष का विलोम सदोष होगा, तो मैं आगे क्या बढ़ूं, अ का उल्टा असंभव का संभव होगा, और अदोष का सदोष होगा, और पीने की इच्छा को पिपासु कहते हैं या पिपासा कहते हैं। जो पीने की इच्छा रखता हो उसे पिपासु कहते हैं, और पीने की इच्छा को पिपासा कहते हैं। पिपासा, पीने की इच्छा पिपासा कहलाती है। पिप धन आशा, पीने की इच्छा, पीने की आशा पिपासा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 33, 34 और 35 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। और क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, और वो यण संधि पोधन अन होगा। पोधन अन सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 33, तिल का अर्थ क्या है? तिल का अर्थ 2 2 3 3 होता है। ये जो हमारे शरीर पर तिल होता है उसको भी तिल कहते हैं, और तो पे हर्षई की मात्रा होती है। जो हमारे गालों पे तिल होता है उसे भी तिल कहते हैं। और तिल तिल करके मर जाना, यानी तिल का मतलब थोड़ा भी होता है। तो जिस वाक्य के अंदर तिल का मतलब तेल, तिल का तेल होता है, तेल शरीर का अंग, शरीर का चिन्ह या थोड़ा का मतलब होगा, वही तिल का तो अर्थ होगा। और हमारा 34 का सही उत्तर ए होगा। तिल का मतलब तेल है, तिल का मतलब शरीर में कला चिन्ह, कला, ये क्या है? तिलहन, तिलहन शरीर में काला। अच्छा 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 अच्छा, नहीं जी, हाँ ये काला है, काला चिन्ह, ये काला चिन्ह है शरीर में, काला चिन्ह, या ये क्या बोलो तो थोड़ा। तो इसका सही उत्तर हमारा ए होगा। तेल है, शरीर में काला चिन्ह है या थोड़ा है। और तिल का मतलब तेलहन नहीं होता, बल्कि तिल का मतलब तिल तेल होता है एक। लेकिन यार नहीं 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 नहीं, ये गलत उत्तर है। हमारा ए सही उत्तर नहीं होगा, बल्कि डी सही उत्तर होगा। और तिल का मतलब तिलहन होता है। तिलहन, तिलहन जिससे तेल निकलता है। शरीर में काला चिन्ह, देखो काला चिन्ह, सब में काला लिखा था या थोड़ा, अतः हमारा 34 का डी सही उत्तर है। और स्नेहा ने तो 35 का उत्तर दे दिया। प्रति उपसर्ग से बना शब्द है प्राप्ति, प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष या प्रतिपक्ष, और सही उत्तर 35 का सी होगा, प्रतिपक्ष। और गुस्से में आ गई स्नेहा और दे दी डायरेक्ट 35 का उत्तर। 36, 37, 38 गुस्से में आ गई। सर आप बड़ा तेज करा रहे हैं। चलो ठीक है, हम 50 मिनट का टारगेट लिए थे, तुम लोग को समझाने में टाइम लग रहा है, और 40 क्वेश्चन ही करना है। और देखो हम 50 मिनट में 40 क्वेश्चन कर चुके, 50 से पहले ही कर चुके हैं। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है? और इसका सही उत्तर द्विगु होगा। 5 वटों का समूह। और कभी किसी किसी किताब में बहुब्री समास भी दिया है। पंचवटी समास का उत्तर अब बहुब्री भी दिया है, लेकिन बहुब्री तब होगा जब ऑप्शन में द्विगु समास न रहे, ये ध्यान रखना। अतः पंचवटी का उत्तर द्विगु समास, ये सही उत्तर है। द्विगु समास, ये सही उत्तर है, द्विगु समास है। और अगर द्विगु नहीं होता तब हम बहुब्री मारते, और हमारा 36 का सही उत्तर डी है। द्विगु समास 5 वटों का समूह है ना। और रामचंद्र जी सिया जी को पंचवटी में ले गए थे, जहां पहले ही से 5 वट थे। सुधा का पर्यायवाची शब्द है दसन, तम, स्मोद या पीयूष। सुधा का मतलब अमृत और पीयूष का मतलब भी अमृत होता है। निष्काम का विलोम शब्द क्या है? सकाम। नि शब्द निधन काम एक निगेटिव सेंस है, और सकाम एक पॉजिटिव सेंस है। 39, 40 और 41 हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इत्र और इतर में क्या अंतर है? इत्र को सेंट को कहते हैं जी, और इतर का मतलब अलग होता है। अतः हमारा 39 सुगंधित दिव्य और दूसरा सुगंधित दिव्य द्रव, या और दूसरा सुगंधित द्रव्य, और पहला द्रव्य और दूसरा। और इसका इत्र का मतलब होगा सही उत्तर सुगंधित द्रव और दूसरा, और सही उत्तर है बी सुगंधित द्रव और दूसरा। हमारा ये 39 का शुद्ध वाक्य बताना है कि स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम अवश्य लेना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम अवश्य मानना चाहिए, तो गलत।
मानेंगे क्यों? स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम अवश्य देखना चाहिए, देख के थोड़े स्वस्थ रह जाएंगे। और स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम अवश्य करना चाहिए या ये, और स्वस्थ रहने के व्यायाम अवश्य लेना, कहाँ है कि ले लेंगे। अतः इसका सही उत्तर 40 का डी सही उत्तर है। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम अवश्य करना चाहिए। ये हमारा 39 का बी और 40 का डी सही उत्तर है। घर का शेर मुहावरे का अर्थ क्या है? ये कहता है ना, अपने चौखट पे कुत्ता भी बलवान होता है। इसका अर्थ क्या है? और आपको बताना है कि 41 का सही उत्तर क्या है? घर पर, घर का शेर, घर पर पला हुआ शेर, घर पर बाल दिखाना, घर पर बल दिखाना, घर पर बल दिखाना। ये ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों में एक ही ऑप्शन है, अतः इसका सही उत्तर सी माना जाएगा, क्योंकि सी और डी दोनों में एक ही ऑप्शन है। सी या डी दोनों भी मानेंगे, जो दोनों में से कोई भी मारेंगे तो वो सही हो जाएगा, और 41 का सी या डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 42 और 43 ये रहे। 42 और 43 ये रहा। निम्नलिखित में 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, प्रथम और अंतिम निश्चित है, वो रहना चाहिए, और शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रथम शुरू होना चाहिए कबीर अकेले संत कवि हैं, और अंतिम में क्या दिया हुआ है कि आडंबर एवं वाह्याचारों को, अच्छा ये अंतिम यहाँ है जी, हम भी कहे रूप में प्रतिष्ठित किया है, यानी वाक्य कबीर से शुरू होगा और अंत करेगा रूप में प्रतिष्ठित किया है। बीच में क्या क्या होगा? कबीर अकेले संत कवि हैं जिन्होंने, जिन्होंने ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है जो संज्ञा के विषय में बताता है, कबीर के विषय में बता रहा है, जिन्होंने समस्त धार्मिक आडंबरों एवं वाह्याचारों को नकार कर सहज जीवन पद्धति को सर्वोच्च मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित किया है। तो हमारा पहला और अंतिम तो सही था। दूसरे नंबर पे हमारा र था, दूसरे नंबर पे हमारा नंबर किसका आ रहा था? र का, जिन्होंने समस्त धार्मिक आडंबरों एवं वाह्याचारों को, ये तीसरे नंबर पे था, चौथे नंबर पे था ये, और पांचवें नंबर पर ये था। तो अब हमारा उत्तर क्या हो गया? र, व और इसके बाद ल और य। अब देखो कहां पे ऑप्शन में है, यहां भी ये हमारे बी और सी खत्म, और र के बाद व आना चाहिए था, ल और य, अतः छठवां का ए सही उत्तर है। और 42 का सही उत्तर, 42 का आप लोगों ने उत्तर नहीं दिया, 42 का सही उत्तर ए है, य र, और इसका सही उत्तर कबीर अकेले संत कवि हैं। ओके, अकेले कबीर अकेले संत कवि हैं जिन्होंने समस्त धार्मिक आडंबरों एवं वाह्याचारों को नकार कर सहज जीवन पद्धति को सर्वोच्च मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित किया है। यानी ए के बाद सीधे र आना चाहिए था, इसके बाद व आना चाहिए था, जो हमारे ऑप्शन नंबर ए में था। अतः आपका हमारा क्वेश्चन नंबर 42 का ए सही था। 43 निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। संस्कृत का शब्द पहचानिए। काट है, कपड़ा है, गुहा है, खार है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है, गुहा, और गुहा माने घर भी होता है। तो हमारा 44, 45 और 46 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 44 कहता है उन उपसर्ग से बना शब्द है 19, 19, 19, 19 और सही शब्द है 19, और सी 19, 49 में भी उन है, 59 में भी उन है, 19 में भी उन है। तद्भव शब्द हिंदी का शब्द है, नृत्य है, स्नेह है, नग्न है या धीरज, और वो 45 का डी धीरज है, क्योंकि नृत्य में यहाँ संयुक्ताक्षर है री, जिसमें अर और री आएगा, संयुक्त होंगे वो तत्सम के शब्द होते हैं। नृत्य, स्नेह और नग्न तत्सम के शब्द हैं, जबकि धीरज तद्भव है और इसका धैर्य हिंदी होता है। तत्सम, ये धीरज तद्भव है और धैर्य तत्सम है। 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? यानी काम करने की बहुत धीमी गति, पैदल चलने की आदत होनी चाहिए, ये गलत है, और व्यक्ति को 9 दिन तक, ये गलत है,
और पैदल चलने में बहुत समय लगता है, ये भी गलत है। अतः सही उत्तर 46 का ए है। 9 दिन चले 2.5 कोस बहुत धीमी गति से। और क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 47, 48, 49 और 50। 47, 48, 49 और 50 क्या कहता है कि कलेजा ठंडा होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। संतोष हो जाना, आंखें नीची होना तो ये तो गलत है, कान खाना गलत है, गले पड़ना गलत है। कलेजा ठंडक हो जाना तुम्हारी सफलता को देखकर सीयूईटी में आप ही में से बीएचयू के अंदर किसी टॉपर को देख करके मेरा कलेजा ठंडा हो गया, यानी मुझे संतुष्टि मिल गई, इसका ये अर्थ है। इनमें से इति किसका पर्यायवाची शब्द है? इति किसका पर्यायवाची शब्द है? कहता है अंत का, फर्क का, अदृश्य का या खगोल का। और बेटा सही उत्तर ए होगा। इति का पर्यायवाची अंत होता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए निर्देशानुसार उचित विकल्प का चयन करें। मंदिर डैश स्थित सोने का कलश उसकी सुंदरता बढ़ा रहा था। तो मंदिर के अंदर नहीं जी, कलश है ना, ये कलश है। मंदिर स्थित सोने का कलश, तो मंदिर में कलश जो होगा वो अंदर होगा कि बाहर? उसमें मुकुट होता है, उसमें ध्वज होता है। तो मंदिर में स्थित कहीं है, मंदिर पर, मंदिर के द्वारा मंदिर का, और मंदिर का स्थित होगा नहीं, के स्थित होगा, मंदिर पर स्थित। में पर का यूज हो सकता है। और मंदिर पर स्थित सोने का कलश उसकी सुंदरता बढ़ा रहा था, ये सही उत्तर है। 50वां, सीता स्कूल गई है, यह वाक्य निम्न में से किस काल को दर्शाता है? सीता स्कूल गई है, यह बेटा वाक्य जो है और जा चुकी है अगर हो जाता तो ये गलत होता। ये कहता है सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल या हमारा संभाव्य भूतकाल। और हमने काल टॉपिक पढ़ाया, वहां जाकर के देख लेना। अभी अभी वह गया है तो निशानी वर्तमान की है, लेकिन अभी अभी गया है, यह अंग्रेजी में रिसेंट पास्ट कहलाता है और हिंदी का आसन्न भूतकाल है, यानी जहां क्रिया तुरंत समाप्त हुई हो। अभी अभी सीता गई है, अभी अभी तुम लोग क्लास छोड़ के गए हो, यह भूतकाल का वाक्य है। यानी यह मिले तो तुम्हें उसे आसन्न भूतकाल मारना होगा, और चुका है, चुकी है, चुके हैं मिलेंगे तो उसे तुम्हें पूर्ण वर्तमान काल मारना होगा। अतः इसका सही उत्तर आसन्न भूतकाल है, ये इसका सही उत्तर है। आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।